मुझे तो लगता है कि जो भी फैसला हो, ये फैसला जल्द से जल्द आने की तो उम्मीद है, क्योंकि मुझे सिर्फ 15 मिनट की ये मीटिंग थी और हमारे प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन साहब शुरुआती तौर पे ही मुझे प्रिविलेज कमेटी के सामने एक साक्षक के रूप में, एक साक्षक के रूप में बुलाने की सारे जो कारण थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। तो मुझे तो पता चल गया कि मुझे किस विषय पे बुलाए गए। तो जब मुझे अपना पक्ष रखने की मौका हमारे चेयरमैन साहब ने दी, तो मैं मेरी तरफ से जितना हो सके स्पष्टीकरण करने की भरसक प्रयास किए और मेरा ये उपलब्धि यही है कि शायद ये सस्पेंशन रद्द करने की दिशा पे ही हमारे जो कमेटी है, कमेटी सोच रहे हैं, मतलब प्रिविलेज कमेटी सोच रहे हैं। फिर भी आप जानते हैं कि प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग की शुरुआती तौर पे ही हमारे प्रिविलेज कमेटी की चेयरमैन साहब ने ये नसीहत दिए थे कि अंदर की बात बाहर ना जाए, और मैं कमेटी के नियमों के मुताबिक अंदर में जो जो बात हुई वो बाहर में उजागर करने की स्थिति में नहीं हूँ। जो फैसला हमारे प्रिविलेज कमेटी के लिए हैं, सारे प्रस्ताव के रूप में स्पीकर साहब को भेजे जाएंगे और अंतिम निर्णय तो स्पीकर साहब का हाथ में ही होंगे। तो उम्मीद तो है कि जल्द से जल्द ये जो सस्पेंशन ये रद्द हो या ना हो, ये पता चलेगी। लेकिन सर, कितना गंभीर ये मामला है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के नेता का एक अहम पद होता है। अगर वो इस तरीके की परिधि में आ जाते हैं और ये मामला वहाँ बन जाता है, तो वो भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सेशन भी होना है, विंटर सेशन है, और उससे पहले और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं। कमेटी के आप पीएससी के चेयरमैन हैं, बाकी कमेटियों की हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद में कितने आश्वस्त हैं आप? पहली बात ये, और दूसरा ये कि अब इस मामले को किस तरफ मोड़ मिलेगा और कितनी जल्दी ये होना चाहिए, आप खुद चाहते हैं? देखिए, एक मेंबर की हैसियत से तो मेंबर सिर्फ सदन में ही उपस्थित रहते, भाग लेते, शिरकत करती है तो नहीं है। हमारे और भी बहुत सारे काम करना पड़ते, जैसे कि मेंबरों ने बहुत सारे कमेटी की मेंबर भी होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी की या फाइनेंशियल कमेटी की, और ख़ासकर मैं भी एक पीएससी कमेटी की चेयरमैन होते हुए मेरा भी बहुत सारे काम काज तो रहते हैं, वो भी लंबित पड़े हैं। तो जितना जल्द हो ये फैसला लिया जाए, ये तो मेरा उम्मीद होगी, ये तो मेरी इच्छा होगी, और उम्मीद भी है कि जल्द से ही जल्द से जल्द ये इससे मुझे रिहा मिलेगी, मुझे लगता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे तो लगती है पहली बार सदन से किसी फ्लोर लीडर को लंबित किए गए, और वो भी नया तरीके से, जो जिसके साथ हमारा ज़्यादा मतलब रूबरू हम नहीं थे। जैसे कि स्पीकर साहब निर्णय लेते, यही हम जानते हैं, जो भी हो, सस्पेंशन हो, निलंबित करना हो, जो भी हो, स्पीकर साहब निर्णय लेते हैं। लेकिन इस बार एक नया चीज़ देखा मैंने कि ये भाया प्रिविलेज कमेटी ये फैसला लिए जाते हैं। लेकिन ये अब तक ये नज़रा मेरे पास नहीं, नज़ीर मेरे पास नहीं था। कभी सुना था कुछ दिन पहले राज्यसभा में ये हुई थी इस तरीके की, रजनी पटेल और किसी के साथ, लेकिन ये सिंड्रोम लोकसभा में कभी नहीं देखा गया। ये पहली बार ये सिंड्रोम लोकसभा में हम लोग देखे हैं। देखिए, सदन के अंदर हम लोगों के लिए बात करना तो हमारी फ़र्ज होते हैं, बात तो करते हैं,
तो किसी को आहत करने के लिए बात हम नहीं करते। तो इसलिए मैंने एक शुरू के दिन से ही ये कह रहे हैं, बाहर सदन के बाहर भी ये कह चुके हैं कि किसी को आहत करने की कोई इरादा मेरा नहीं था, आज भी है और ना कभी रहेगा। सदन के अंदर किसी के साथ दुश्मनी करने के लिए मैं तो नहीं आते। लेकिन बात यह कि ये नया सिंड्रोम जरूर दिखा है। और एक बात आप लोगों को कहना चाहते कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में मान लीजिए प्रिविलेज, एथिक्स जो भी कहे, इम्यूनिटी, आज़ादी जो भी कहे, बोलने का आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हर चीज़ के एब्सोल्यूट तो पावर नहीं होते। मतलब ये मतलब जो मर्जी वो तो कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर है। लेकिन अभी तक हमारे पार्लियामेंट में ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है इस विषय पे। मतलब प्रिविलेज, एथिक्स, इम्यूनिटी, एक हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है। हो सकता कि अगले दिन इस विषय पे भी सदन के अंदर सोचा जाएगा। और इस तरीके की अगर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हमारे पास रहते तो हमें पता चलते कि कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ रुकना है। और ये सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं, सबके लिए, हर पक्ष के लिए। विपक्ष सत्ता पक्ष अलग अलग नहीं हो सकते हैं, हर पक्ष के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की भी ज़रूरत है। ये मुझे लगता है सदन में इसका भी ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सर, इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त, जो कल 200 रुपये एक एलपीजी सिलेंडर पर सभी उपभोक्ताओं के लिए कम किए गए। 400 रुपये उज्ज्वला योजना वाली महिलाओं के लिए पर सिलेंडर पे कम किए गए। सरकार एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। तमाम मंत्रिमंडल, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसे प्रधानमंत्री की तरफ से देश की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को रक्षाबंधन का तोहफा बता रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, प्रधानमंत्री और साथ साथ हमारे सत्तारूढ़ पार्टी लोगों को लुभाने के लिए माहिर है। और ये लोक लुभावन और एक तरीका अपनाया, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आने वाला है। मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं, जब राजस्थान की सरकार 500 रुपया में सिलेंडर मुहैया करा सकते तो आप क्यों नहीं? और इतने दिन बाद भी क्यों? सालों भर आप कमाते रहे, हवाला देते रहे रूसिया यूक्रेन जंग की। लेकिन असलियत यह है कि रूसिया यूक्रेन जंग के चलते सस्ते में आपको तेल मिले, वो भी अब छुपाए गए आम लोगों से। और रशिया और यूक्रेन जंग की ढिढोरा पीटते हुए आप अपना जेब भरने लगे। लगभग 30 से 32 लाख करोड़ रुपए अपने कमाए, उसमें से अब 54 अभी देने का फैसला लिए हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब पे से आतर छिड़कने की काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी अच्छा लगते हैं कि कर्नाटक की धक्के में मोदी जी ज्ञानी हो गई। अगर कर्नाटक में इस तरीके की धक्का ना लगते, मुंह ना खानी पड़ती, तो मोदी जी की ये दिव्य ज्ञान नहीं आती। तो मैं तो देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कर्नाटक, इसको आप इस तरीके की देखो कि ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कर्नाटक जैसा नज़ारा अगर दूसरा स्टेट में हो जाए तो मान लीजिए राजस्थान सरकार की जो 500 रुपये के सिलेंडर, मोदी जी की सिलेंडर की दाम भी उस बराबर आ जाएगी। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के लोग आप इस तरह के धक्का मारते रहो अगर आपको सामान में दाम की घटाना है तो, क्योंकि कर्नाटक हमें ये शिक्षा दे चुके हैं। तो कर्नाटक की शिक्षा मोदी जी खुद अपनाए, विपक्ष वो भी खुद अपनाए, हम भी अपनाए, आम जनता भी अपनाए
कि धक्का मारो तो काम बनेगी, बिना धक्का कोई काम नहीं बनने वाला है। कर्नाटक ने सिखा दिया। सर, चाइना भी एक बड़ा इशू है। चाइना ने अपना दिखाया मैप में अपना अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। राहुल गांधी ने भी आज ये बात बोली है कि लद्दाख के लोग लगातार कह रहे हैं, मोदी जी भले ही कहे कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं गई है, लेकिन यहाँ जो झूठ साबित हुआ है, लद्दाख के लोग वहाँ बात कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्हें बताया है और वो बोल के आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब बात सामने रखनी चाहिए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने चीन के इस हरकत के बाद में कड़ी आपत्ति जताई है। देखिए, विदेश मंत्री की जो बात करते कौन पूछते उनकी बात को वो है कौन ही उनके बात पूछेंगे, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। बाकी किसी को और कोई अहमियत नहीं है जब तक प्रधानमंत्री जी है और उसके साथ साथ एचएम है। मान लीजिए पीएम थोड़ा सा एचएम, ये दोनों के अलावा बाकी जो है वो सारे एटीएम, कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना मतलब ये है कि बात सामने रखना चाहिए। राहुल जी आज से नहीं, ये बात राहुल जी बराबर कहते आते हैं। और अगर गौर करें हमारे रक्षा मंत्री जी की वो टिप्पणी को आप लोग संज्ञान में लाई, यथा पूर्व स्थिति को हमें लाना चाहिए, मतलब स्टेटस को एंटी हमें होना चाहिए, मांग है किसका, रक्षा मंत्री की। तो यथा पूर्व स्थिति मतलब कि क्या होता है, जो स्टेटस को थी उसको वापस लाना, मतलब स्टेटस को नहीं है, साबित हो जाते, उनकी बात पे साबित हो जाते हैं। 40% जो हमारा गश्त लगाते थे अभी जाना बंद है, माना हो चुके हैं, क्योंकि चीन के अतिक्रमण के चलते हैं। सदन के अंदर इस बात को हम चर्चा में लाना चाहते, चर्चा नहीं करते। जब हम बार बार गुहार लगाते चर्चा कीजिए, तो कहते कि हम लोकतंत्र को सम्मान नहीं करते, सदन में हम झगड़ा करने आते हैं, सदन को हम बंद कराना चाहते हैं, रोजाना ज्ञान वितरण होते हैं सदन से, ठीक है। और ये चीन की जो मसला टालते यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बाली में मुलाकात हुई, वो भी बाद में पता चले कि हाँ बाली में मुलाकात में 2-4 बात भी हुई, बाद में पता चले। अभी मतलब जोहान्सबर्ग में मोदी जी और चीन की हमारे प्रेसिडेंट क्या बात कही, दोनों का पता है, दोनों में फर्क है। चीन की तरफ से कहा जाता है कि बड़े गहन चर्चा हुई, इनकी तरफ से कहा जाता है नहीं, इनफॉर्मल छोटे मोटे बात हुई, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब आम लोगों से, हिंदुस्तान के आम लोगों से बड़े सोची समझी तरीके से सारे मुद्दा को छुपाए जाते हैं और गुमराह करने की हर संभव प्रयास किया जाते हैं। सदन में हम लोग इस बात पे चर्चा चाहते हैं और सदन में आके प्रधानमंत्री इसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि देश की मुद्दा है। अरुणाचल में बहुत दिन से सैटेलाइट, पहले भी ये तस्वीर दिखाई, लेकिन इसको यकीन दिलाए कौन? अरुणाचल की बीजेपी पार्टी की एमपीओ खुद कहते हैं अतिक्रमण हो चुके हैं। लद्दाख की बात तो सब जानते हैं, लेकिन ये सरकार ना चर्चा करना चाहते हैं, ना स्वीकार करते हैं। इनको एक ही बस तरीका है कि लोगों को गुमराह करते जाओ, और ज्यादा कुछ किसी ने कहे तो देशद्रोही बना दो, देशप्रेम नहीं है इनके पास, बना दो। हम हमारे जहांबाज फौजों पे कोई शक नहीं करते, हमारा फौज है इसलिए खड़े हुए हैं। अगर फौज को इजाजत मिलते तो चीनी फौज को उखाड़ के फेंक देते वहां से, लेकिन हमारे फौज को इजाजत देने की हिम्मत हमारे 56 इंच वाले छाती वाले मोदी जी को पास नहीं है, दम नहीं है। शर्मिंदगी की बात यह है कि चीन के साथ हमारे व्यापार में काफी बढ़ोतरी हो चुका है, काफी इजाफा हो रहे हैं। जब चीन दुश्मन हमारे देश में आकर अतिक्रमण करके हमारे सरजमीन को छीन लेना चाहते हैं, तो चीन के साथ हमारे व्यापार में इतना इजाफा क्यों? और वो इजाफा ऐसा नहीं,
हमें घाटा करने पड़ते। ट्रेड डेफिसिट के मतलब जो होते ट्रेड डेफिसिट हमारे नेगेटिव आ गए, चीन के ट्रेड ज़्यादा, हमारे ट्रेड कम, मतलब चीन को हम सुविधा दे रहे हैं, चीन का सुविधा मुहैया कराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जब हमारे लद्दाख सीमा अतिक्रमण कर चुके हैं, अरुणाचल में से अतिक्रमण ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल की गांव की, शहर के नाम बदलते हैं। तो ये गिरगिट की रंग मोदी जी अपनाते हैं, बीजेपी अपनाते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया की बैठक है मुंबई में, क्या कुछ इस बैठक से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि तमाम बातें कही जा रही हैं, सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी, इसके बीच कई पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जेडीयू की तरफ से जो है केसी त्यागी आए, उन्होंने कहा कि राहुल जी भी है, शरद पवार साहब है, ममता जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ये प्रधानमंत्री के दावेदार है, लेकिन हमारी इच्छा ना कन्वीनर ना पीएम पद की कोई भी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता सामने आती हैं और कहती हैं कि मेरी मंशा ये है या मेरी इच्छा ये है कि अरविंद केजरीवाल जो सब कुछ लोगों के लिए करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो है फ्री महिलाओं को राइड, ये सब चीज़ें देते हैं, उसको फ्री पीएम भी बना दो। हाँ, तो उनको है और उनके बाकी नेता जो हैं जो वो उन बात का खंडन करते हैं, लेकिन उनकी मुख्य प्रवक्ता ये बात कहती हैं एंड मीटिंग से पहले। देखिए बात यह है कि पैर में कटहाल और मूंछ में तेल लगाना शुरू हो चुके हैं कोई जगह, ये सही नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस पद के नहीं हूँ, मैं छोटे मोटे व्यापारी हूँ, उस बड़े मुद्दे पे मुझे जाना नहीं चाहिए। लेकिन पैर पे कटहाल और मूंछ पे तेल लगाना मुनासिब नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। पहले तो होने दीजिए, उसके बाद हम कहेंगे। हिंदुस्तान की हर पॉलिटिशियन की बाहर भी कहे, प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता, काबिलियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बनेगी तो एक, तो पहले समय आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, उनके समय बताऊंगा। अभी हम क्या करेंगे? Why should we count the chickens before the eggs are hatched? पहले तो अंडा को ता देने की मौका दो, फिर भी तो चिकन की गिनती करो। समय आने से सब कुछ पता चलेगा, इतने जल्दबाजी की क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, पैर पे कटहाल और मूंछ पे तेल लगाना मुझे इस समय मुनासिब नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।